स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट राइट के बुक का एक पोएम अमेंडा डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते हो, चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब चिल्ड्रन ड्रीम्स देखते हैं। कई तरह की मन में फैंटेसीज़ होती हैं, सपने होते हैं। उन्हें किसी तरह का रोक टोक पसंद नहीं होता है। तुम भी महसूस करते होगे जब मम्मी कभी बोलती होगी कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। पापा इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, तुम्हें ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए टाइम देना चाहिए। तो सभी तरह के, ना सिर्फ मम्मी पापा बल्कि फैमिली का हर मेंबर, तुम्हें लगता होगा कि कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आता है। तो एक ये पोएम अमेंडा भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसकी मम्मी उसको हमेशा बताते रहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसे ज़िम्मेदार बनने के लिए कहती है। पेरेंट्स इसीलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि बच्चे और ज़िम्मेदार बने। अमेंडा पोएम है, ये एक ऐसी ही लड़की के बारे में पोएम है। ये इस पोएम में एक लड़की है, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में ये कोई भी हो सकता है। मतलब एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकता है, कोई भी। ये एक आम लड़की की कहानी है जिसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करते रहती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लेट्स रीड दिस पोएम। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड रीड दिस पोएम. Before reading this poem, let's talk about its writer. This poem is written by poetess Robert Klein. She is Australian author. वो बच्चों के लिए और अडल्ट बड़ों के लिए भी फिक्शन लिखती हैं, फिक्शनल स्टोरीज़ लिखती हैं एंड पोएम्स लिखती हैं। तो शी इज़ रॉबिन क्लाइन। पोएटेस का नाम पोएम के साथ याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। अगर पोएम के लाइंस दिए हुए हैं और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है पोएम कौन है और उसके राइटर का नाम भी बताना होता है। तो अमेंडा इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। रॉबिन का स्पेलिंग होता है ROBIN, क्लाइन KLEIN. Okay, so let's begin this poem. The speaker in this poem is Amanda's mother. ठीक है, इस पोएम में जो स्पीकर है वो अमेंडा की माँ है। तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ शी सेज, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि अमेंडा की मम्मी जो हैं वो उसे बार बार बोल रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। किस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रही है? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत चबाओ। अब बच्चे जब नर्वस होते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उनको कुछ और करने के लिए बोला जा रहा होता है, वो सुनना नहीं चाह रहे हैं पेरेंट्स का बात, तो वो नेल्स बाइट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। वो बहुत ही अनहेल्दी होता है। नर्वसनेस अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो वैसे भी वो बहुत ही अनहेल्दी हैबिट होता है नेल्स बाइट करने का, जो कि जनरली बच्चों की ये आदत होती है। और नर्वसनेस में भी जब बच्चे गुस्से हो, किसी का ये टेंडेंसी हो सकता है कि कोई गुस्सा हो रहा है, नाराज़ हो रहा है किसी बात पर, तो नर्वसनेस में अपना नाखून को बाइट कर सकता है। तो मम्मी मना कर रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब क्लियरली पता चल रहा है कि अमेंडा जो है वो अपनी मम्मी का बात नहीं सुनना चाह रही है। वो अपने कंधों को, सिर को झुका करके बैठी हुई है। तो अमेंडा की मम्मी कहती है, डोंट हंच योर शोल्डर्स, झुकाकर, कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स लेज़ी के तरीके से लेटे रहना, ठीक है। सिट इन अ लेज़ी वे, मतलब ऐसे पसर करके सीधा नहीं बैठना। तो योर शोल्डर्स अमेंडा की मम्मी कहती हैं कि तुम अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका कर मत बैठो। हंच करना मीन्स हंच इज़ टू बेंड द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रेज योर शोल्डर, लाइक बेंड करके बैठने को हंच कहते हैं। तो शी इज़ सेइंग दैट डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट इन अ लेज़ी वे, मतलब आलसी के तरह ऐसे लेट करके बैठने को स्लाउचिंग कहते हैं। तो शी इज़ सेइंग स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमेंडा की मम्मी उसे सीधे होकर के बैठने के लिए कह रही है। अब ये सारी बातें जो उसकी मम्मी कर रही है, तो उस
ड्यूरिंग, अमांडा उस अपनी मम्मी की बातें नहीं सुन रही है, शी इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स, वो अपनी ही दुनिया में खोई है, एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट अ लैंग्विड एमराल्ड सी. The next part of this paragraph is, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो व्हाट इज़ अमांडा थिंकिंग अबाउट, अमांडा क्या सोच रही है, वो एक लैंग्वेड, शिथिल, डल मीन्स नॉट स्पार्कलिंग, नॉट शाइनी, और लैंग्वेड, एमराल्ड, एमराल्ड सी, एमराल्ड को एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया है सी के लिए. एमराल्ड यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए यूज़ किया गया. एमराल्ड ऐसे एक प्रीशियस स्टोन को बोलते, प्रीशियस स्टोन का नाम है, ग्रीन कलर का एक प्रीशियस स्टोन होता है, जैसे कि डायमंड होता है, रूबी होता है, उसी तरीके से एमराल्ड होता है. एमराल्ड का कलर ग्रीन होता है, इसीलिए उस ग्रीन कलर को रेफ़र करते हुए ग्रीन कलर सी के बारे में बताते हुए कि वो ग्रीन कलर का, एक डल ग्रीन कलर का सी में, वो डल क्यों है, क्योंकि उस सी में कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कोई लहरें नहीं उठ रही हैं या कोई शिप नहीं चल रहा है, एकदम पूरा शांत है, जहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर जिस जगह की सोल इनहेबिटेंट, मतलब सोल मीन्स अकेला, एकमात्र, इनहेबिटेंट मीन्स रहने वाला, इज़ मी, मी यहाँ कौन है, मी यहाँ पर अमांडा है. और मर्मेड, और वो अमांडा किस रूप में है, एक मर्मेड के रूप में है. मर्मेड एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है जिसका जो बॉडी, अपर बॉडी तो ह्यूमन होता है, इंसान का होता है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एक फ़िश का होता है. तो शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ एज अ मर्मेड, एंड व्हाट इज़ दैट मर्मेड डूइंग, शी इज़ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मतलब तैर रही है, तैर रही है, ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब आनंदपूर्वक, एकदम एक्सट्रीम प्लेजर में शी इज़ ड्रिफ्टिंग स्लोली एंड स्लोली इन दैट सी विच इज़ वेरी क्वाइट, बहुत शांत सी है, कोई मूवमेंट नहीं है वहाँ पर, उसके अलावा कोई भी नहीं है, एंड शी इज़ enjoying herself in the sea. So this is the explanation of the first paragraph. Second paragraph में back to mama's dialogue. mama कहती है, did you finish your homework Amanda? Did you tidy your room Amanda? I thought I told you to clean your shoes Amanda. तो माँ क्या कह रही है अमांडा की कि did you finish your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? Did you tidy your room? क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा? I thought I told you to clean your shoes अमांडा. वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ को साफ़ करने के लिए भी कहा था, तो क्या तुमने ये सारा काम किया है? एंड वाइल शी इज़ सेइंग ऑल दिस थिंग्स, इतने सारी चीज़ें जब वो बोल रही है, तो व्हाट अमांडा इज़ डूइंग, शी इज़ अगेन थिंकिंग दैट आई एम एन ऑर्फन. व्हाट इज़ शी थिंकिंग? ओ माई गॉड, हर मदर इज़ देयर, उसकी माँ वहाँ पर है, एंड व्हाट इज़ शी थिंकिंग, आई एम एन ऑर्फन. बट वो ऐसा बता नहीं रही है कि आई एम एन ऑर्फन, उसे नहीं लगता है कि वो अनाथ है, उसकी मम्मी है वहाँ पर, लेकिन शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन. वो अपने आप को एक अनाथ मानना चाहती है या अनाथ की तरह रहना चाहती है. अब अनाथ क्या होता है? एक वैसा बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है. एंड व्हाट दैट चाइल्ड कैन डू, चाइल्ड कैन डू एनीथिंग ही विशेस टू, लाइक रोड पर घूम सकता है, जहाँ मर्जी जा सकता है. वैसे ये बहुत ही डेंजरस है, सोचने में लगता है कि हम आज़ाद हो जाएंगे, मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो हमको कोई बोलने वाला नहीं होगा, डांटने वाला नहीं होगा. बट इमेजिन, एक ऑर्फन का लाइफ इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस वर्ल्ड. उसको खाने का ठिकाना नहीं रहेगा कि कब उसको खाना मिलेगा, भूखे रहेगा, कहाँ रहेगा, घर सिर के ऊपर छत नहीं होगी. फॉर अ मोमेंट ऑर्फन होना अच्छा लग सकता है कि हाँ कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन इन रियलिटी बीइंग एन ऑर्फन इज़ वेरी वेरी बैड थिंग. मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं. इफ़ समबडी इज़ एन ऑर्फन, उसमें उसका कोई हाथ नहीं, उसका कोई दोष नहीं है. दैट इज़ वो उसका हेल्पलेसनेस हो जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है अगर उसके माँ बाप, किसी के माँ बाप नहीं हैं. लेकिन हेयर दिस गर्ल अमांडा, जिसकी माँ है लेकिन फिर भी वो खुद को ऑर्फन इमेजिन कर रही है. एंड व्हाट वुड शी डू व्हेन शी इज़ एन ऑर्फन? वो ऑर्फन हो जाएगी तो वो क्या करेगी? रोमिंग द स्ट्रीट. शी इज़ इमेजिनिंग हर सेल्फ कि वो एक ऑर्फन है, अनाथ
साथ है एंड शी इज़ रोमिंग द स्ट्रीट, अब गलियों में वो घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, और वो क्या कर रही है, समुद्र के किनारे रेत जो है, रेत पर अपने पैरों से, अपने नंगे पैरों से, खाली पैरों से, बिना स्लिपर्स वाले पैरों से पैटर्न्स बना रही है, कुछ कुछ डिज़ाइन बना रही है। एंड शी इज़ एन्जॉइंग द फील ऑफ द सैंड ऑफ द सी, जो समुद्र के किनारे का जो रेत होता है वो बहुत ही महीन, बहुत ही सॉफ्ट होता है। एंड शी इज़ एन्जॉइंग द फीलिंग ऑफ दैट सॉफ्ट टच ऑफ द सैंड, वो सैंड के जो सॉफ्ट टच होता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत महीन रेत होता है, जिसको आप हाथ में अगर लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। तो वैसा ही वो फील कर रही है अपने पैरों में। द साइलेंस इज़ गोल्डन, उसको वहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलने वाला नहीं, किसी की भी आवाज़ उसके कानों में नहीं आ रही है। इट इज़ एक्सट्रीमली साइलेंट, अगर कुछ आ भी रहा होगा तो वो सिर्फ लहरों का कंटिन्यूअस साउंड होगा, जो कि बहुत ही रिदमिक होता है, म्यूज़िक की तरह होता है। तो वो उस साइलेंस को, जिसमें किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं है, उस चीज़ को एंजॉय कर रही है, उसके लिए गोल्डन वर्ड यूज़ कर रही है कि ये साइलेंस जो है, ये शांति जो है वो बहुत ही सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, उसको कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। शी इज़ डूइंग वट एवर शी इज़ वॉन्टिंग टू, उसको वो रोम कर रही है स्ट्रीट्स में, वो अपने मन का कर रही है, वो बालू रेत पर पैरों से निशान बना रही है। एंड शी इज़ एन्जॉइंग द साइलेंस, उसको ये जो आज़ादी उसको मिली है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इट इज़ स्वीट अकॉर्डिंग टू हर। बच्चों ये क्वेश्चन एक तुम्हारे टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, जनरली एग्जाम्स में paragraph. Don't eat that chocolate. Again mama has taken over. Now she is speaking. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now वो अब अमेंडा को मम्मी जो है वो क्या मम्मी जो है वो अमेंडा के लिए क्या बोल रही हैं, अमेंडा को क्या बोल रही हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट को मत खाओ। अब नर्वसनेस है, अमेंडा को अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ शी इज़ वांटिंग टू अपलिफ्ट हर मूड। चॉकलेट खाने से किसी का भी मूड अच्छा हो जाता है, बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी मूड अच्छा हो जाता है चॉकलेट खा के ना। अमेंडा को इतनी डांट पड़ रही है, हर चीज़ के लिए मम्मी बोल रही है, तो अमेंडा को अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ शी इज़ ईटिंग चॉकलेट। अब मामा कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा। अब वो उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अमेंडा। अब एक्ने किसको होता है? एक्ने क्या होता है? पिंपल्स होता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, एकदम छोटे नहीं, बड़े हो रहे होते हैं, 10 to 15 ईयर्स के एज में होते हैं, तो पिंपल्स निकलते हैं।
बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और ये सब चॉकलेट वगैरह ऑयली चीज़ खाने से पिंपल्स निकलते हैं। तो मम्मी जनरली सभी को इस तरह से इंस्ट्रक्ट करती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तो यहाँ पर अमांडा की मम्मी उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही है एंड शी इज सेइंग कि रिमेंबर तुम्हें एक्ने हो गया, तो रिमेंबर यू एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। बच्चे क्या करते हैं, जब कोई डांट रहा होता है तो नज़र झुकाकर खड़े होंगे, आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे या रिप्लाई नहीं करेंगे। तो अमांडा की मम्मी उसे डांटते हुए कह रही है कि विल यू प्लीज़, क्या तुम मुझे प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एंड हेयर अमांडा, वो उनकी तरफ क्यों देखेगी, शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ रैपुंज़ल। रैपुंज़ल इज़ अ फेरी टेल कैरेक्टर, इमेजिनरी कैरेक्टर है। कैरेक्टर मीन्स कि रैपुंज़ल की स्टोरी है जिसमें शी इज़ लॉक्ड इन अ टावर। ना ऑल दिस वाइल, जब उसकी मम्मी उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही है, उसके एक्ने के बारे में बात कर रही है, तो व्हाट इज़ रैपुंज़ल डूइंग, शी इज़ थिंकिंग आई एम रैपुंज़ल। रैपुंज़ल कौन है, रैपुंज़ल इज़ अ, now all this while उसकी मम्मी जब उसे डांट रही है, उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही है, तो what is अमांडा डूइंग, शी इज़ थिंकिंग। एंड what is she thinking, वो क्या सोच रही है, आई एम रैपुंज़ल, I have not a care, lived in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। रैपुंज़ल कौन है, रैपुंज़ल एक फेयरी टेल कैरेक्टर है, फेयरी टेल स्टोरी की एक कैरेक्टर है, जिसमें कैरेक्टर मीन्स वो एक लड़की है और उसे एक टावर में लॉक कर दिया जाता है, एक टावर में लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पर वो खिड़की पर बैठकर, ऊंचे टावर पे जो एक खिड़की है वहाँ से बैठ कर के अपने बाल नीचे लटका देती है और एक प्रिंस उसे शिट नाउ ऑल दिस वाइल, जब उसकी मम्मी उसे चॉकलेट खाने के लिए और एक्ने के बारे में बता रही होती है, तो अमांडा क्या कर रही होती है, शी इज़ थिंकिंग अगेन वो अपने दुनिया में खो जाती है एंड शी इज़ थिंकिंग नाउ दैट आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। रैपुंज़ल एक फेयरी टेल कैरेक्टर है, एक लड़की की कहानी है रैपुंज़ल, लड़की का नाम है रैपुंज़ल एंड उसे बचपन में ही एक विच जो होती है वो जादूगरनी होती है जो उसे एक टावर में बंद कर देती है, जहाँ पर वो बड़ी होती है अकेली, अलोन, उसको कोई उसके आसपास नहीं रहता है एंड वो अलोन खिड़की में बैठी रहती है। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है और उसके बाल काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं कि टावर के नीचे तक ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर रैपुंज़ल के बारे में सोचते हुए अमांडा कहती है आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके आसपास कोई नहीं है, उसे कुछ भी नहीं करना है, ना उसे होमवर्क करना है, ना उसे रूम टाइडी करना है, ना उसे कोई भी शूज़ साफ़ करने के लिए बोलेगा, कुछ भी करने के लिए नहीं बोलेगा। और व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज़ लाइफ, उसके अकॉर्डिंग लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स शांत, एकदम शांति से भरा हुआ, एंड रेयर, कभी भी बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला कोई चीज़ है। सो लाइफ इन अ टावर, एक टावर में अपना जीवन बिताना इस ट्रैंक्विल, बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा, एंड रेयर है, रेयर मीन्स कभी भी नहीं मिलने वाला चीज़ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो कहती है कि मैं अपने बालों को कभी भी, मैं अपने चमकीले घने बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी। अब स्टोरी, रैपुंज़ल की स्टोरी में क्या हुआ कि जो रैपुंज़ल है वो जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके बाल भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, उसके आसपास तो कोई रहता नहीं है कि बालों को कट कर सके, तो वो अपने बालों को नीचे टावर के नीचे लटका देती है और एक प्रिंस जो उस रास्ते से गुज़र रहा होता है वो उसके बालों को पकड़ करके टावर पे चढ़ जाता है और उसे उस टावर से
रिलीज़ कराता है, मुक्त कराता है, उस जादूगरनी के कब्ज़े से उसको आज़ाद कराता है। लेकिन यहाँ पर अमेंडा कह रही है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी ताकि कोई मुझे वहाँ से निकालने के लिए ना आ सके। इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी फ़नी एक्चुअली कि कैसे अमेंडा एकदम ईगरली डाइंग टू बी अलोन। वो अकेले रहना चाहती है, इतने अकेले रहना चाहती है कि वो नहीं चाहती है कभी भी कोई उसे उस अकेलेपन से उसे कोई निकालने आए। लास्ट पैराग्राफ में ना अब मम्मी पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी हैं बिकॉज शी इज़ सेइंग उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है अमेंडा को, एंड अमेंडा अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। उसकी माँ उसे डांटती है कि इस तरीके से मुंह बनाना बंद करो। सल्किंग मीन्स टू बी वेरी सैड। वो अब डांट खाते खाते अमेंडा काफ़ी सैड हो गई है और उसके चेहरे पे उस तरह का एक्सप्रेशन आ गया है कि वो बहुत दुखी है। तो उसकी माँ कहती है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अपने इस तरह से उदास होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। तुम इतनी मूडी हो, कभी उदास होती हो कभी खुश होती है, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। वो क्या उसकी मम्मी कहती हैं कि कोई भी तुम्हें देख करके सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटते रहती हूँ या तुम्हारी बुराइयाँ निकालती रहती हूँ, तुम्हारी गलतियाँ निकालते रहती हूँ। तो उसकी मम्मी उसे मना करती है कि तुम इस तरीके से उदास होकर के मत बैठो। सो दिस इज़ द पोएम। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग पोएम एंड क्वाइट रिलेटेबल ऑल्सो। रिलेटेबल इन द सेंस कि कोई भी इसे देख पढ़ करके सोच सकता है यार ये तो मेरी ही कहानी है, मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही डांटती है, चाहे पापा भी हमेशा बोलेंगे पढ़ाई करो, रूम साफ़ करो, मम्मी बोलेगी ठीक से बैठो, नाखून मत खाओ। तो क्वाइट एक नॉर्मल लड़की के जैसे कि एक पोएम है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट्स पोएम क्वेश्चन एंड आंसर। जो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पोएम से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सपोज़ ये पैराग्राफ आ गया डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, या सपोज़ ये क्वेश्चन आया देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ये पैराग्राफ ये 3 लाइन दिखा करके पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द पोएम। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू रीड द पोएम अगेन एंड अगेन एंड इसके वर्ड मीनिंग्स याद रहने चाहिए, समझ में आना चाहिए सारा एक्सप्लेनेशन।